In the previous class we studied about the melting point, boiling point, है ना. So what indicate the melting point and boiling point? Suppose that is melting point. जब हमने इसकी डेफिनेशन पिछली क्लास में पढ़ाई थी, तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंडिकेट क्या करता है, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है व्हाट डज दे इंडिकेट. तो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब जिस पार्टिकल्स का, जिस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ऐसे इसी सीक्वेंस में अगर हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड. ये मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का. तो ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ दैम, कि आइस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, आयरन के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि आयरन को पहले हमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा, करते जाएंगे. जब उसे इतनी हीट मिल जाएगी तब जाके आयरन क्या स्टार्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होता है. ऐसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो 0 ही डिग्री सेंटीग्रेड है. हम जरी सी हीट देते हैं और आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर. तो क्या समझ में आया, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स होता है उतना ज्यादा मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ऐसे जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हमने वाटर का कितना बताया था आपको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ऐसे ही इथेनॉल होता है, इथेनॉल जो हमारे अल्कोहल होता है, इथेनॉल शराब में जो होता है इथेनॉल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड. तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑब्वियसली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है. तो याद रखिए जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होता है. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो मतलब वाटर का जो वाटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इथेनॉल के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है. तो क्या समझ में आया दोनों से, कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो जो हमें दे रखा है दैट इंडिकेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. Latent heat. What is latent heat? Heat required to change the state of matter. कि ऐसी एनर्जी जो सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर देती है विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे. क्या बताया, कि ऐसी एनर्जी जो किसी सब्सटेंस की क्या कर दे, स्टेट चेंज कर दे, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल दे या लिक्विड को सॉलिड में बदल दे. तो ऐसी एनर्जी जो सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर देती है, लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी रेज नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट. एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, to change the state without raising the temperature, कि जो सब्सटेंस की स्टेट चेंज करते विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर दैट इज नोन एज लेटेंट हीट. अब जैसे एग्जांपल हमने लिया वाटर, कि वाटर को जब हम हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, दैट चेंज इनटू द वेपर. हम वाटर को हीट देते हैं देन इट चेंज इनटू द वेपर. तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, हमने एक वेसल लिया, बर्तन लिया, वेसल्स, इसमें हमने वाटर रखा है. अब हमने इसे नीचे से हीट देना स्टार्ट करा, इसे हीट दे रहे हैं हम, ठीक है. ये हमारा गैस स्टोव, इसे हीट दी जा रही है यहाँ से.
तो क्या होता है, जैसे हमने पानी जो निकाला, सपोज करो हमारी टैंक से जो पानी आया है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का आया है। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पानी था। अब हमने इसे हीट देना शुरू करा। जब हम हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 30 से कितना हो जाएगा 40, 40 से कितना हो रहा है 60। तो अभी जो हम हीट दे रहे हैं उससे इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब अभी तक जो हम हीट दे रहे हैं दैट इज नॉट ए लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट नहीं है। फिर और हीट दी तो 60 से 70, 70 से और ज्यादा हीट दी तो 80, अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या वो लेटेंट हीट है? नहीं, क्योंकि लेटेंट हीट में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। 80 तक हो गया, अभी भी और हीट दे रहा है 90, ऐसे पहुंच गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100। और हमने बताया था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है। तो ये जब कहां पर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, बॉइल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम नहीं रुके, हम कंटिन्यूसली इसे क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। तो जो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद वाटर का, जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है और उसके बाद जो हम हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्योंकि अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 तक पहुंच चुका है। अब हम जो हीट देंगे इससे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला, 100 से ज्यादा नहीं होने वाला है। तो अब होगा क्या, ये जो वाटर था, जब आप देखते हो वाटर बॉयल होता है तो किस में चेंज होता है? वेपर में चेंज होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट से वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो अब क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा? हम हीट दे रहे हैं, पहले जब हीट दे रहे थे तो इंक्रीज हो रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद जो हम हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता? तो उसका क्या रीजन है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पहुंचने के बाद जो हम हीट देते हैं वो हीट क्या करती है? वो एक काम करती है, वो हीट इस वाटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक कर देती है। और जैसे ही वाटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है देन वाटर चेंज इनटू द वेपर। तो लेटेंट हीट क्या काम करती है? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। समझ में आया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद जो हम हीट देते हैं उसका काम क्या है? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। और जैसे ही किसी भी सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। लिख लेते हैं यहां पर हम वर्क ऑफ लेटेंट हीट कि लेटेंट हीट ने करा क्या है? इट ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of matter। कि मैटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे ब्रेक करने का काम होता है लेटेंट हीट। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। इसके बाद आता है लेटेंट हीट के टाइप्स। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज मतलब मेल्ट होना, कि एनर्जी, ऐसी एनर्जी किसमें? जूल में। वो एनर्जी किसके अंदर? जूल में, जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देती है। वो एनर्जी जूल के अंदर जो क्या कर रही है? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही है। दैट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इससे भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल which change 1 किलोग्राम सॉलिड into लिक्विड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। कि हमारे पास 1 किलोग्राम सॉलिड है और हम उस 1 किलोग्राम सॉलिड को किस में चेंज करना चाहते हैं? लिक्विड में। तो इस 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए, हीट में जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी in joule that converts 1 kilogram solid into liquid
विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे वो एनर्जी किसमें, जूल में, जो 1 किलोग्राम सॉलिड को किसमें चेंज कर देती है, लिक्विड में चेंज कर देती है, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हर एक सॉलिड के लिए अलग अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, किसी और मेटल के लिए अलग होगा, लेकिन हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए लेटेंट हीट ऑफ आइस, कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है तो उस 1 किलोग्राम आइस को अगर हमें लिक्विड में बनाना है तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है 1 किलोग्राम आइस को, तो उसकी आपको लर्न होनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, शॉर्ट में लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है और उस 1 किलोग्राम आइस को अगर हम कितनी एनर्जी दे देते हैं, इतनी 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी दे देते हैं, तो हमारी 1 किलोग्राम आइस कंप्लीटली चेंज इनटू लिक्विड। तो हर एक के लिए लर्न नहीं करनी है, हमें किसको लर्न होनी चाहिए, सिर्फ आइस के लिए फ्यूजन की वैल्यू। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए बस उल्टा है, बाकी सेम डेफिनेशन है कि द अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इन जूल दैट कन्वर्ट्स 1 किलोग्राम। अब वेपोराइजेशन किसका होता है, लिक्विड का, कि जो 1 किलोग्राम लिक्विड को किस में चेंज कर दे, गैस में। तो यहीं पर ही लिख देते हैं, इसी चेंज कर देते हैं 1 किलोग्राम लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड इंटू वेपर, 1 kilogram liquid into vapor without raising its temperature, that is known as latent heat of vaporization. समझ में आया कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम लिक्विड है, 1 किलोग्राम लिक्विड है और हम उसे किस में चेंज करना चाहते हैं, वेपर में, तो 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी जरूरत पड़ती है, किसमें, जूल में, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जैसे अभी हमने कहा था आइस के लिए हमें फ्यूजन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ऐसे में वाटर के लिए कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है तो उसे वेपर में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें लर्न होना चाहिए। हमें हर एक लिक्विड की लर्न नहीं करनी है, लेकिन वाटर के लिए हमें लर्न करनी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर, इसकी वैल्यू लर्न रखनी है, इसकी होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। कैसे समझ में आता है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है और उसे हमें वेपर में चेंज करना है तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी होनी चाहिए। वो हमारा लिक्विड कंप्लीटली वेपर में चेंज हो जाएगा इतनी एनर्जी से। 1 किलोग्राम लिक्विड के लिए, अगर 2 किलोग्राम लिक्विड होगा तो इससे डबल हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, विच गिव्स मोर कूलिंग इफेक्ट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और हमने हाथ दोनों में एक एक डाल दिए, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में डाल दिया और एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में डाल दिया। तो पूछ रहा कौन सा ज्यादा ठंडा लगेगा, विच गिव्स मोर कूलिंग इफेक्ट, मतलब कौन ज्यादा हमें ठंडा लगेगा। तो बताइए कौन ज्यादा ठंडा लगेगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो अब देखिए यहां पर समझ लीजिए, हमारे पास आइस है, इस आइस को मुझे वाटर में चेंज करना है। आइस को वाटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लेटेंट हीट देनी पड़ती है। आइस को वाटर में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट देनी पड़ती है, कितनी,
3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। कि जब हम आइस को 1 किलोग्राम आइस की बात चल रही है कि अगर हम आइस को इतनी एनर्जी दे देते देन इट चेंज इनटू द वाटर। तो ये एनर्जी किसमें प्रेजेंट है, आइस में या वाटर में? तो दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन द वाटर, ये एनर्जी वाटर में। और याद रखना जिस सब्सटेंस में जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो गर्म होता है। अब हम किसी को हैंड से छूते हैं, कोई ठंडा है कोई गर्म लग रहा है, तो मतलब जो ज्यादा हमें गर्म लग रहा है उसमें एनर्जी ज्यादा है, जो ठंडा लग रहा है उसमें एनर्जी कम है। तो 1 किलोग्राम आइस को वाटर में चेंज करने के लिए हमें आइस को इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये एनर्जी किसमें प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर। भले ही टेम्परेचर दोनों का सेम है लेकिन ये सारी एनर्जी किसमें प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। और याद रखना जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है वो गर्म होता है। तो ये गर्म लगेगा थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में, ये गर्म लगेगा तो ये ठंडा। तो कूलिंग इफेक्ट कौन दे रहा है, आइस। तो विच वन विल गिव मोर कूलिंग इफेक्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। व्हाई? बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज दिस मच एनर्जी मोर देन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में इतनी एनर्जी ज्यादा है, किससे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से। अब हमारे पास आइस थी, आइस को हमने वाटर में बनाना था तो इतनी एनर्जी दे दी तो वो वाटर में चेंज हो गया। अब हमें वाटर को आइस में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वाटर को आइस में बनाने के लिए वाटर में से इतनी एनर्जी निकालनी पड़ती है। अगर हम वाटर में से इतनी एनर्जी निकाल लेते हैं देन वाटर अगेन चेंज इनटू द आइस। याद रखिए आइस को वाटर में बनाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वाटर को आइस में बनाना है तो वाटर में से इतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और जब वाटर में से हम इतनी एनर्जी निकाल लेंगे तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाता है। Next, which gives more heating effects? 100 degree centigrade water, yes, boiling water or its vapor। कि कौन ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा, मतलब गर्मी हमें किससे ज्यादा लगेगी, जलन हमें किससे ज्यादा लगेगी, बॉइलिंग वाटर से या उसकी वेपर से। जब वाटर बॉयल हो रहा है या जब वाटर किसमें चेंज हो चुका है, वेपर में चेंज होगा, तो किससे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट लगेगी। पिछले आंसर से रिलेट करिए इसको जरा थोड़ा सा। तो बॉइलिंग वाटर है हमारे पास, बॉइलिंग वाटर, इस बॉइलिंग वाटर को वी वांट टू चेंज इट इनटू वेपर। बॉइलिंग वाटर को वेपर में चेंज करना है। तो बॉइलिंग वाटर वेपर में कब चेंज होता है, जब इसे हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी, लैटेंट हीट। और बॉइलिंग वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी बताई थी, हो गई 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। कि जब हम बॉइलिंग वाटर को इतनी एनर्जी और दे देते हैं, इसमें ये एनर्जी और ऐड हो जाती है तो वो किसमें चेंज हो जाती है, वेपर में। तो एनर्जी किसमें ज्यादा है, बॉइलिंग वाटर में या वेपर में? तो याद रखना वेपर में एनर्जी ज्यादा होती है, कितनी, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इतनी एनर्जी वेपर में ज्यादा होती है, किससे, बॉइलिंग वाटर से। और अभी हमने बताया था जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है दैट गिव्स मोर हीटिंग इफेक्ट्स, वो ज्यादा हमें गर्म लगेगा। तो जलन किसमें लगेगी, बॉइलिंग वाटर में हाथ डालने पर या उसकी वेपर में? तो वेपर में डालने पर हमें ज्यादा जलन लगेगी, बिकॉज वेपर हैज मोर एनर्जी इन कंपेरिजन ऑफ बॉइलिंग वाटर। कितनी एनर्जी ज्यादा है, दैट्स मच। ओके, क्लियर। अगर हमें ये आइस क्यूब है हमारे पास, आइस क्यूब
दैट इज थर्मोमीटर ये हमारी हीट दे रहा है इससे, ठीक है। यहां पर हम उसे गर्म कर रहे हैं। तो जब हमने आइस में डाला तो आइस मेल्ट होना शुरू होगी क्योंकि हीट दे रहा है। तो थर्मोमीटर कितनी रीड करेगा? तो याद रखना, जब बर्फ मेल्ट होती है, चाहे बर्फ जमती है या जब वो मेल्ट होती है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो आइस थर्मोमीटर कितना रीड करेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए कि जब हम इसे हीट दे रहे हैं, आइस मेल्ट होना शुरू हो गई। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इतनी बहुत सारे आइस के क्यूब थे, जब हीट दे रहे हैं तो कुछ आइस मेल्ट हो गई। मानिए कि इतनी आइस हमारी ये मेल्ट हो गई, इतनी आइस, ये आइस क्यूब हमारे मेल्ट हो चुके हैं। अभी भी थर्मोमीटर कितनी रीड करेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि जो भी हम हीट दे रहे हैं वो सारी हीट स्टेट चेंज करने में कन्वर्ट हो रही है। जो भी हम हीट दे रहे हैं वो क्या कर रही है? स्टेट कन्वर्ट कर रही है, सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर रही है। और अभी हमने बताया था, जब स्टेट चेंज होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो आधी रह गई तो भी ये थर्मोमीटर कितनी इंडिकेट करेगा टेम्परेचर को? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम अभी और दे रहे हैं, ये भी खत्म। अब इतनी आइस क्यूब बचे, अभी भी कितनी इंडिकेट करेगा? 0। क्यों? क्योंकि अभी भी जो हम हीट दे रहे हैं वो सारी हीट किसमें हमारी यूज हो रही है? स्टेट चेंज करने में। और जब स्टेट चेंज होती है उस एनर्जी से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। हम और हीट दी, अब ये बचे, सिर्फ एक आइस क्यूब बचा हमारे पास, और बाकी सारे आइस क्यूब क्या हो गए? वाटर में चेंज हो चुके हैं। तो क्या अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा थर्मोमीटर का? नहीं, अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी एक आइस क्यूब बची है, और अभी भी जो हम हीट देंगे वो हीट इस आइस क्यूब को भी किसमें चेंज करेगी? वाटर में। मैंने और हीट दी तो ये भी वाटर में चेंज हुआ, तो अभी भी थर्मोमीटर की रीडिंग कितनी है? 0। अब जब सारे आइस क्यूब वाटर में चेंज हो जाएंगे और उसके बाद जब हम हीट देंगे तो उस हीट से थर्मोमीटर का टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि अब स्टेट चेंज नहीं होगी। तो जब तक आइस का एक भी क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट है और जो हम हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो थर्मोमीटर की रीडिंग 0 ही रहेगी। और हाँ, जब सारे आइस क्यूब मेल्ट हो जाएंगे और उसके बाद जब हम हीट देंगे तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वहां पर स्टेट चेंज नहीं हो रही।